बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? वो ऐसे राइट्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिले हैं कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, इसी वजह से ये राइट्स मिले हैं। देखो एनिमल्स को नहीं मिलता। आप जानवरों का एनवायरनमेंट देखिए कैसा होता है, वो बेचारे सड़कों पर घूमते रहते हैं, कोई भी आता है वो पत्थर मार के चला जाता है, डंडा मार के चला जाता है उन्हें। ये ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप ह्यूमन हैं, जो एनिमल्स को नहीं मिलते, इन्हें नहीं मिलते। और नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, इनके बिना काम नहीं चलने वाला। फॉर एग्जाम्पल डिग्निटी। दिस इज फंडामेंटल राइट टू मेंटेन आवर डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी। अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को डिग्निफाइड लाइफ जीने को नहीं मिल रहा, विथ रिस्पेक्ट वो लाइफ नहीं जी पा रहा, तो क्या उसकी लाइफ का कोई मतलब है? कोई वैल्यू है उसकी लाइफ की? नहीं है। वो एक एनिमल के तरीके से सरवाइव कर रहा और कुछ भी नहीं है। लाइफ होना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक डिग्निफाइड लाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो राइट टू डिग्निटी क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। कैसे मिला? क्योंकि हम ह्यूमन हैं, और जैसे ही एक ह्यूमन बीइंग बॉर्न होता है, जन्म लेता है, बाय डिफॉल्ट उसको ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स दे दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जागृति? टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, मैंने लिखवा दिया था। और स्टेट का ड्यूटी है कि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। हम यहीं पे कहीं हमारी क्लास लास्ट में, जो मेरी लास्ट क्लास थी, हमने यहीं पे छोड़ा था कि स्टेट की ड्यूटी है वो अपने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। और अगर प्रोटेक्ट करने में फेल कर जाता है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो आप कोर्ट जाके कोर्ट से कह सकते हैं कि भैया स्टेट को बोलो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे या उसको रीइंस्टेट करे। तो जो सबसे पहला मेरा पॉइंट था कि हम जितने भी फंडामेंटल राइट्स देखेंगे ना, हर जगह लिखा है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, हर जगह है। अभी स्टेट कौन है? जैसे आप रामायण जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो हर जगह राम 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 आया हुआ है। तो देखो ना, पहले जानो कि ये राम है कौन, जो रामायण में हर जगह आया हुआ है। उसी तरीके से स्टेट, पूरे फंडामेंटल राइट में स्टेट ही स्टेट है, हर जगह स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है। तो पहले जानो स्टेट है कौन जिसकी ड्यूटी पूरे फंडामेंटल राइट में दी गई है। तो स्टेट कहाँ दिया है? आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है सबसे पहले। अच्छा देखो, मैंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है। अब मैं आपको जो लास्ट पिछले 2 साल के पेपर हैं हमारे क्लैट के, पिछले 2 साल से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है। तो पिछले 2 साल के पेपर में जो भी क्वेश्चन, जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा हूँ, तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया वो आर्टिकल 19 से आया हुआ है। जो भी मेरी अगर कल क्लास होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, लीगल रीजनिंग की, या परसों होती है, जो भी दिन होगी, तो मैं आर्टिकल 19 के साथ में वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा कि जो पूछा गया है आर्टिकल 19 से, और उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी अप्रोच बताऊंगा। तो जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 2 साल के होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमारा वो अप्रोच भी डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आर्टिकल 12 कहता है, स्टेट के बारे में डिफाइन करता है, एक लिस्ट दिया गया है स्टेट, ठीक है।
सबसे पहला कौन है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो वही गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन है? ये एग्जीक्यूटिव का बॉडी हो गया, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का बॉडी हो गया। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये सब स्टेट की लिस्ट में आएंगे, जो स्टेट का डेफिनेशन है उसकी लिस्ट में आएंगे। लोकल और अदर अथॉरिटीज। लोकल और अदर अथॉरिटीज, ये लोग आते हैं स्टेट की डेफिनेशन। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो आपको कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट कहलाएगा। उसका ड्यूटी है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में, उनके फंडामेंटल राइट को, कौन से फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और साथ में पार्लियामेंट की भी ड्यूटी है कि वो कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो या इन्फ्रिंज कर रहा हो। ड्यूटी है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है ना, यूपी की अलग, बिहार की अलग, पंजाब की अलग, हरियाणा की अलग। स्टेट गवर्नमेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई लॉ ना बनाए, या बाकी लोगों को भी रोकें कि वो किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करें। लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन किया जाए कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर की भी ड्यूटी बनती है कि कोई भी ऐसा लॉ अपने स्टेट के लिए ना बनाए कि वो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। इन दोनों में कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर शब्दों में लिख रखा है। What do you mean by local authority? Municipality, पंचायत। पंचायत, ग्राम सभा, ये लोकल बॉडीज होती है ना, लोकल अथॉरिटीज होती हैं। ये लोकल अथॉरिटीज है। ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन। एंड अदर अथॉरिटीज में क्या कहेंगे आप? अदर अथॉरिटीज में कौन आएगा? बताइए। अदर अथॉरिटीज में कौन आएगा? अदर अथॉरिटीज में वो सारे ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटीज आ जाएंगे जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट से पावर डिराइव करते हैं, जिनकी ड्यूटी है पब्लिक सर्विस करने की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये जितने भी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी,
ये जितने भी हैं ये सब के सब किस में आएंगे, अदर अथॉरिटी में आ जाएंगे, और इनकी ड्यूटी है आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। फॉर एग्जांपल मान लो कोई कोई बच्चा है जिसने 12th क्लियर कर लिया, उसने किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, और मान लो वो एक्स कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, एक कास्ट हो गई एक्स, इस कास्ट से बिलोंग करता है, उसने क्लैट का एग्जाम दिया है, क्लैट में बड़ा अच्छा स्कोर आया। अब जब वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मान लो बैंगलोर एनएलयू में जाता है वो एडमिशन लेने के लिए, और बैंगलोर एनएलयू कह देता है नहीं भाई तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे, मना कर दिया। क्या कहा बैंगलोर एनएलयू ने कि तुम एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो इसलिए हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे। ये क्या है, ये उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, उस स्टूडेंट के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट टू एजुकेशन, राइट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये यूनिवर्सिटी एनएलयू बैंगलोर ने उसका ये राइट वॉयलेट कर दिया। पहले तो करना नहीं है आपको, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस ग्राउंड पे आप किसी भी सिटीजन या सिटीजन से किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर करते हैं तो इस स्टूडेंट के पास क्या राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है भैया मुझे रिलीफ दिलवाओ, मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाओ। साथ में जो भी कंपनसेशन वो डिमांड करेगा अगर वो जस्टिफाइड होगा तो कोर्ट वो कंपनसेशन भी दिलवाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? एक मैं ना बोल रहा हूं जो अदर अथॉरिटीज में कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, उसको जरा सा लिख लो। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ गया, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आ गया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है ओएनजीसी, ये सब लिखो। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट से पावर ड्रॉ करती हैं, वो सारे की सारी क्या हैं? ये सारे के सारे अदर अथॉरिटी में आ जाएंगे। ठीक है। अब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 13। वो ये हटा दो, ये लिख लिया ना आप लोगों ने? जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आई एक्सपेक्ट कि आप लोग लिखेंगे उसको। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 किस चीज के बारे में बात करता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स।
इनकंसिस्टेंट का यहां पे जो मतलब है वो है अपोज्ड, वॉयलेटिव। वो लॉज जो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहे हैं, जो अपोजिट हैं फंडामेंटल राइट्स के, उनका क्या होगा? आर्टिकल 30 नहीं बता रहा है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले ऐसे लॉज जरूर रहे होंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जब उसमें फंडामेंटल राइट को इनकॉर्पोरेट किया गया, वो लॉज उस फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आया, उसके पहले तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो लॉज ऐसे जरूर रहे होंगे जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि आपको ज्यादा से ज्यादा राइट मिले। आपके पास जितना ज्यादा राइट रहेगा उतनी ज्यादा लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर होगी। और ऊपर से आपके पास एक और राइट है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो आप पहुंच जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगा, भैया एक काम करो। तो गवर्नमेंट हमेशा कोई ना कोई ऐसा लॉ, कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती है जिससे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता रहता है। तो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का लॉ हो जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा था, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद का कोई ऐसा लॉ बनाया गया पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, उस लॉ का क्या होगा? उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। क्योंकि देखो जितने भी लॉज हैं आपके इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्ट होना पड़ेगा। कंसिस्ट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को मान के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके आप काम नहीं कर सकते। जैसे वो कहावत है ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तो पानी क्या है? इंडिया। और मगरमच्छ कौन है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ बनेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेटिव नहीं हो सकता। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वॉयलेट कर रहे हैं तो आप ऑपरेशन में नहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, कल को क्या पता इन सब पॉइंट से क्वेश्चन आ जाए। और फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको तो आप और वॉयलेट नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा लॉ, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले का रहा हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद का, अगर लेजिस्लेट किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये वॉइड डिक्लेयर कैसे किया जाएगा? क्योंकि आर्टिकल 19 के जब लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ खास तरीका नहीं बताया गया कि वो वॉइड डिक्लेयर कैसे किया जाएगा। वो सिर्फ इतना बताता है कि कोई भी लॉ जिस एक्सटेंट तक कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करेगा या कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट रहेगा, उस एक्सटेंट तक वो वॉइड रहेगा। मान लो जैसे कल को एक नया लॉ बनता है, अब वो पूरा का पूरा लॉ ही आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने लगा तो पूरा का पूरा लॉ वॉइड हो जाएगा। मान लो उस लॉ का कोई प्रोविजन, एक दो सेक्शन आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं तो वो एक दो सेक्शन वॉइड हो जाएगा। जैसे इफ यू रिमेम्बर जागृति, मैंने श्रेया सिंगल वाला केस लिखवाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, आई गेस मैंने लिखवाया था।
उसमें क्या था, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में सेक्शन 66A को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर किया, पूरे आईटी एक्ट को नहीं किया, ध्यान रखिएगा। सिर्फ उसी सेक्शन को वॉयलेटिव किया, वॉइड डिक्लेयर किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा था। तो जितने एक्सटेंट तक का इनकंसिस्टेंसी रहेगा उतने एक्सटेंट को ही वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो कोर्ट ने, जुडिशरी ने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले, कुछ रूल्स रेगुलेशंस निकाले, जिन्हें कहा गया डॉक्ट्रिन। उन डॉक्ट्रिन्स के थ्रू हम देखते हैं कि लॉ को वायलेट कर, जो भी लॉ आपका वायलेट कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, उसको वॉइड डिक्लेयर करवाना या कोई और काम करना। तो सबसे पहले है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी से क्या मतलब समझते हैं आप? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेवरेबिलिटी? कोई भी, एनीवन? सेवरेबल से मतलब क्या होता है? सेवरेबल से मतलब होता है जहां पे आप किसी एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वही सेवरेबल कहलाता है ना। मान लो जैसे कोई एक चीज है, अब ये मान लो, ब्रेड है, लेट्स से ब्रेड है, उसका ये पार्ट खराब हो गया, इतना पार्ट खराब हो गया, सड़ गया या खराब हो गया। अब आप क्या करेंगे? ब्रेड को यहाँ से तोड़ेंगे, ये सेवर हो गया, ये फ्रेश वाला पार्ट है, और ये जो सड़ गया वो पार्ट है, रूइंड, खराब हो गया। इसको बीच से तोड़ दिया, फ्रेश वाले को अलग कर लिया, खराब वाले को अलग कर दिया, कह दिया जाएगा सेवर हो गया ये एक दूसरे से, सेवरेबिलिटी। अब ऐसे लॉज को जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं, उनसे डील करने के लिए सबसे पहला जो डॉक्ट्रिन आया, सबसे पहला जो प्रिंसिपल आया, सबसे पहला जो रूल आया, उसे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अलग कर दो ना। अब अलग कैसे? तो मान लो एक कोई लॉ बना, कोई लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। अब इस लॉ का कोई पोर्शन है जो आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। पूरा का पूरा लॉ नहीं, ध्यान रखिएगा। लॉ का कोई पोर्शन है, कोई सेगमेंट है ऐसा, कोई चैप्टर है ऐसा, कोई सेक्शन है ऐसा जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। अब कोर्ट क्या करेगा? जब आप कोर्ट के पास जाएंगे इस लॉ को लेके, इस बात को लेके, इस मैटर को लेके कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, तो कोर्ट देखेगा क्या इस लॉ से इस पोर्शन को सिवर किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ध्यान देना, कोर्ट क्या देखेगा कि इस लॉ में, जिसको लेजिस्लेचर ने बनाया है,
उससे इस वाले पोर्शन को अलग किया जा सकता है, सिवर किया जा सकता है, जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। अगर अलग किया जा सकता है तो इसको अलग कर दिया जाएगा, ये इनऑपरेटिव पार्ट हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बाकी का पूरा लॉ वैलिड रहेगा, वो एप्लीकेबल रहेगा, ये इनएप्लीकेबल हो जाएगा। यही कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। जो खराब पोर्शन है, सड़ा हुआ पार्ट है, ये खराब पोर्शन, सड़ा हुआ पार्ट, इसको बाकी के पार्ट से अलग कर दो, सेवर कर दो। जैसे ही अलग हुआ, जो खराब पोर्शन है वो वॉइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, बाकी का बाकी वैलिड रहेगा। क्लियर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ल्यूनर इक्लिप्स सुना होगा ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। उसी के बेसिस पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बनाया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से जरूरी नहीं है कि सारे सिचुएशन में हमें रेमेडी मिले, रिलीफ मिले ही मिले। भाई बहुत से ऐसे लॉज है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता अपने आपस में। उनसे कोई अगर कोई कोई पोर्शन हो गया जो वॉयलेट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है वो सेवरेबल ही हो बाकी के लॉ से। हो सकता है कि भाई पूरा का पूरा लॉ ऐसा बनाया गया है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, या पूरा का पूरा लॉ ही आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो उसमें अलग करने की जरूरत है। तो उसमें क्या होगा कि जो आपका फंड, ये मान लो ये लॉ है जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, और ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट उस लॉ को आके इक्लिप कर लेगा, ग्रहण लग जाएगा उस लॉ पे, उसको कवर कर लेगा इस तरीके से, और फंडामेंटल राइट एक्टिव रहेगा, ये डॉर्मेंट हो जाएगा, मोरिबाउंड कंडीशन में हो जाएगा, ये वॉइड नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो लॉ है वो वॉइड नहीं रहेगा, ये बस डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा, और जो फंडामेंटल राइट है वो उसको इक्लिप कर लेगा, एक्टिव रहेगा फंडामेंटल राइट। इस लॉ को क्यों नहीं वॉइड डिक्लेयर किया जाता? क्योंकि जो पास्ट के ट्रांजैक्शंस हैं फंडामेंटल राइट के आने से पहले, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस पे यही लॉ लगता था। अब मान लो जैसे राइट टू प्राइवेसी आ गया, किस केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है, बताओ भाई? फंडामेंटल राइट है हमारा। तो मान लो 2018 में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया एज ए फंडामेंटल राइट। 2018 से पहले हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था। 2016 में पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया जो प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा था। कैसे प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा था? तो उस लॉ के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास पावर था, वो कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकती थी, आपके अकाउंट्स को चेक कर सकती थी, आपको कह सकती थी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करिए। अब आपका एड्रेस आपका प्राइवेट मैटर है ना, या आपका अकाउंट में आपके कितने पैसे हैं, या आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, या आपका जो पैन कार्ड है, ये सब प्राइवेट मैटर है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता। या आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, या आप किससे शादी कर रहे हैं या शादी किया है किससे, किसके साथ आपके रिलेशंस हैं, ये सब पर्सनल मैटर है, पब्लिक मैटर नहीं है। पब्लिक का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति आपके इन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता।
बट कब? वो तो 2018 के बाद हुआ ना, 2018 से पहले तो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट था नहीं। 2016 में पार्लियामेंट ने लॉ बना के भाई आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया कि गवर्नमेंट जब भी चाहे आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर दे, पहले तो खुद एक्वायर करे उसके बाद लीक कर दे। ये लॉ बन गया 2016 में, 2 साल तक चला भी। 2018 में जैसे ही राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नाम दिया गया, ये क्या करेगा? ये राइट टू प्राइवेसी है, ये 2016 का लॉ है, राइट टू प्राइवेसी ऐसे आ जाएगा, एक्लिप कर लेगा। ये फंडामेंटल राइट क्या है? ये डोरमेंट, सॉरी, ये फंडामेंटल राइट है और ये वो लॉ क्या है, डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा और फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी उसको एक्लिप कर लिया, ग्रहण लग गया। अब दिस लॉ इज नॉट ऑपरेटिव, दिस लॉ इज नॉट ऑपरेटिव एनी मोर। क्यों? क्योंकि राइट टू प्राइवेसी ने उसको इक्लिप कर लिया है। अब क्या ऑपरेटिव हो गया? राइट टू प्राइवेसी ऑपरेटिव हो गया, इसीलिए इसे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्लियर है? कोई डाउट? वेदर अ पर्सन कैन वेव हिज फंडामेंटल राइट और नॉट। एक व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को वेव कर सकता है, छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता? बताइए। फंडामेंटल राइट को वेव नहीं किया जा सकता, वो आपका इनहेरेंट राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो बेसिक राइट है। क्यों मिला है? क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, इसलिए आपको दिया गया है। वेव करने का अधिकार, छोड़ने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। अगर ये अधिकार, ये राइट आपको दे दिया जाए कि आप अपने फंडामेंटल राइट को वेव कर सकते हैं, तो जो आपसे पावरफुल है वो आपसे लिखवा लेगा, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लेगा, एग्रीमेंट करवा लेगा कि भैया तुम अपना फंडामेंटल राइट ये छोड़ दो। और कितने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने लगेगा। फिर स्टेट को ड्यूटी देके, स्टेट को प्रोटेक्शन की ड्यूटी देके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ही कर लिया जाएगा? अगर आपको यही राइट दे दिया गया कि आप अपने फंडामेंटल राइट का वो को वेव कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति सामने वाले को लालच देके या पावर दिखा के या किसी भी तरीके से कंपेल करके उसे पेपर पे लिखवा देगा, आई एम वेविंग माई दिस फंडामेंटल राइट, आई विल नॉट क्लेम इट बैक। उसके बाद फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होना, और सबसे पहला काम, सबसे पहले तो ये काम गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर है, ये आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने। और हमेशा यही लड़ाई होती ही आई है, कोर्ट्स में जाएंगे तो कोई ना कोई हमेशा लेके बैठा रहेगा, भैया देखो ये लॉ बनाया गया, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ये काम किया गया है किसी अथॉरिटी के द्वारा, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर ये लाइबिलिटी है, और कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपनी लाइबिलिटी से ही फ्री होना चाहता है। तो अगर वेव करना अलाउ कर देंगे तो सबसे पहले गवर्नमेंट ही कूद के पिक्चर में आएगी, लाओ भैया दो, छोड़ो, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं छोड़ दो सारे के सारे। फिर फायदा क्या है फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का, उसको इतना इंपॉर्टेंस देने का? क्योंकि इंसान क्या है, वो डरपोक भी है, लालची भी है। पैसे का लालच दोगे वो छोड़ देगा, लो। और अगर पैसे का लालच से नहीं छोड़ा तो डरा दो फिर उसको, डर के वो छोड़ देगा। You don't have this option to waive your fundamental right। इसमें कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर में कहा गया, थर्ड डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर किसी के पास भी नहीं है। जब फंडामेंटल राइट में आगे चलेंगे तो हम देखेंगे एक्यूज को भी फंडामेंटल राइट है, वो व्यक्ति जो जेल में बंद है उसके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एप्लीकेबल हो गया
ये अलाउ कर दिया गया कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकते हैं, सबसे पहले पुलिस मार के कहेगी जब तक तुम अपना फंडामेंटल राइट नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें पीटा जाएगा। देखिए पुलिस कितना मिसयूज करती है ना चीजों का। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर इज नॉट एप्लीकेबल, यू कैन नॉट वेव योर फंडामेंटल राइट, इट इज इनहेरेंट। आपको मिला ही इस वजह से है क्योंकि आपका जन्म एज ए ह्यूमन हुआ है, इंडिया में हुआ है, आप इंडियन सिटीजन हैं। आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ देंगे। जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने जब फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया, इंक्लूड किया, इनकॉर्पोरेट किया, तो उनका इंटेंशन ही यही था कि ये राइट्स किसी भी इंडियन सिटीजन से छीना ना जा सके। तो कई बार क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है कि अगर वो छीन नहीं पाता तो आप ही को कंपेल कर देता है कि आप उस चीज को छोड़ दीजिए। अब आपसे आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीना जा सकता तो आप ही को कंपेल कर दिया जाएगा, ठीक है छोड़ो तुम अपना फंडामेंटल राइट। जैसे आप किसी मकान पे कब्जा करना चाहते हैं, उस मकान पे ऑलरेडी कोई रह रहा है, अब आप लड़ने वड़ने गए, उसको मारने धमकाने गए, नहीं हुआ, वो आपसे तगड़ा निकल गया, मार धमका के तो नहीं है, तो कोई ऐसा काम करो जिससे वो खुद ही वो मकान छोड़ दे। तो मकान के आसपास गंदगी फैला दिया और चीजें कर दी, अगल बगल उल्टे सीधे लोगों को बसा दिया, गुंडे मवालियों को बसा दिया। अब बेचारा मजबूर हो जाएगा, जब लोकेलिटी ही अच्छी नहीं है, आसपास इतने गंदे लोग रहे, गंदगी दुनिया भर की, तो छोड़ो मकान दूसरी जगह चलो, वेव कर दिया। वही चीज है, अगर अगर कोई ऐसा इंटेंशन रहता फ्रेमर्स का कि आपके फंडामेंटल राइट को कोई छीन सकता है, तो फिर फंडामेंटल राइट को इनकॉर्पोरेट करने की कोई मतलब ही नहीं रह जाता कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रेमर्स का यही इंटेंशन ही था जब फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया कि इसको किसी तरीके से आप अपनी बॉडी से, अपने शरीर से या अपने पास से अलग नहीं कर सकते। तो दो बातें, पहले तो कोई आपसे छीन नहीं सकता और ना ही आप इसको वेव कर सकते। ये आपके शरीर के साथ ही मिला है और आपके शरीर के साथ ही खत्म भी हो जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, क्लियर। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल, वेल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेल? पर्दा, घूंघट। कोई चीज पर्दे में है, घूंघट में है, घूंघट उठा के देखना। लास्ट डॉक्ट्रिन है, कोई भी लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, कोर्ट क्या करेगा? सबसे पहले ये देखेगा कि इस लॉ के पीछे इंटेंशन क्या है फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने का। इस लॉ का ट्रू नेचर क्या है, क्या सच में फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है? सबसे पहले तो यही चेक किया जाएगा, आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि आपका फंडामेंटल राइट कोई पर्टिकुलर लॉ वॉयलेट कर रहा है। जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट देखेगा कि क्या सच में ये लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, इसका ट्रू नेचर और कैरेक्टर क्या है, कोर्ट डिटरमाइन करेगा। उस लॉ को इनकॉर्पोरेट करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, वो इनकॉर्पोरेट करेगा। इसीलिए कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द वेल, घूंघट उठा के देखना, पर्दा हटा के देखना। लॉ के पीछे देखो ना, उसका ट्रू नेचर क्या है, इंटेंशन क्या है उसके फेमर्स का, और तब डिसाइड करो वेदर इट विल बी ऑपरेटिव और इनऑपरेटिव। अगर ट्रू नेचर ऐसा है जो पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए है, जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है, तो इनऑपरेटिव नहीं होगा, वो ऑपरेशन में ही रहेगा।
अगर ट्रू नेचर, कैरेक्टर, इंटेंशन ऐसा है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। क्लियर है ये चारों डॉक्ट्रिन्स?